प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। आज 9 जुलाई 2021 को हमें फिर से सोशल साइंस की वर्कशीट करनी है। और आज की हमारी वर्कशीट ज्योग्राफी से है, भूगोल से हमारी वर्कशीट है। और देखो, वर्कशीट की शुरुआत में कितना सुंदर एक चित्र, कितना सुंदर फ्लो चार्ट एक दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट दिखाए गए हैं, पर्यावरण के घटक दिखाए गए हैं। और ये पर्यावरण के जो घटक दिखाए गए हैं, देखो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, इसमें तुम्हें 3 हिस्सों में बांटकर इसको दिखाया गया है। पहला नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट, और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और तीसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या दिया गया है। नेचुरल एनवायरनमेंट में तुम्हें लैंड दिया गया है, यहाँ पर एयर दी गई है, वाटर और लिविंग थिंग्स, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट का मीन्स वो चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई हैं, जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाई हैं, यानी जो ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। हिंदी में देखो, पर्यावरण के जो घटक दिखाए गए हैं, इसमें हमें पर्यावरण के घटकों में पहला प्राकृतिक दिखाया गया, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव घटक। तो इसमें आ गया आपका स्थल, आ गया जल, आ गया और जंतु आ गए हैं, और उसके साथ साथ आपका पानी आ गया, यानी हवा, पानी, ज़मीन और जंतु। ये प्राकृतिक घटक के 4 हिस्से हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है, सबसे पहले हमारे पास भवन आ गया, पार्क आ गए, ब्रिजेज़ आ गए, ब्रिज यानी पुल, सड़क आ गई, इमारतें आ गई और कारखाने आ गए। यानी ये वो चीज़ें जिनको मानव ने बनाया है। इंग्लिश में हमारे पास इसमें क्या क्या आ जाएगा, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, पार्क्स, ब्रिजेज़, देन रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। ये वो घटक हैं ह्यूमन मेड, जिनको कि ह्यूमन ने बनाया, मानवों ने बनाया, हमने बनाया है। प्रकृति या ईश्वर ने इनको नहीं बनाया है। अब ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है, अपने आप में एक एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। अब मानव कैसे कंपोनेंट है भाई एनवायरनमेंट का, मानव क्या काम आता है। अब देखो, मानव में एक इंडिविजुअल, हम लोग पर्यावरण में तो रहते हैं ना, धरती पे रहते हैं, हम परिवार के साथ भी रहते हैं, हम अकेले भी रहते हैं, हम कम्युनिटी में भी रहते हैं। जैसे स्कूल हमारी एक कम्युनिटी हो गई है, हम कहीं जिम में जाते हैं तो वो एक कम्युनिटी हो गई, कोई लेडीज़ की कीर्तन मंडली है, वो एक कम्युनिटी हो गई है। देन रिलीजन, जब हम जाते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, तो वहाँ पर भी ह्यूमन का की एक टुगेदरनेस होती है, कम्युनिटी होती है, तो वो भी एनवायरनमेंट का एक घटक है। देन एजुकेशनल आ गया। देखो, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वो सारे भी एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। एंड देन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो किसी भी तरह से तुम जाओगे तो ह्यूमन अकेले और समूह में पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। हिंदी में हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति भी पर्यावरण का घटक है, परिवार भी पर्यावरण का घटक है, और उसके बाद समुदाय पर्यावरण का घटक है, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन सब से मिलके बनता है हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण। और 3 तरह का पर्यावरण हमारा होता है, प्राकृतिक पर्यावरण यानी नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। जब हम घूमने देखते हैं, वहाँ पहाड़ है, पंछी है, कई पार्क में तालाब भी बना होता है, कई जगह झीलें होती हैं, झीलों में मछलियाँ भी होती हैं। तो ये सब ह्यूमंस ने नहीं बनाया, हमारा प्रकृति ने बनाई है। हरी हरी घास हम नहीं बना सकते, किसी फैक्ट्री में हरी घास बना सकते हैं, नहीं बना सकते। बादल, पानी, ये सारे प्राकृतिक घटक के अंदर आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया, ये सारा प्राकृतिक घटक। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बनाई हैं, जैसे कि बिल्डिंग, तुम्हारे हाथ में जो इस समय मोबाइल फ़ोन है वो, हमारे मकान, पुल, ये बहुत सारी चीज़ें। स्विमिंग पूल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आ गया। और अगर कोई प्राकृतिक रूप से झील बनी हुई है तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ये आपका मानव घटक, मानव निर्मित घटक, ह्यूमन मेड, और ये प्राकृतिक घटक। ठीक। अब मानव खुद भी एक घटक है पर्यावरण का। ह्यूमन इटसेल्फ, हिमसेल्फ एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। वो अकेले भी कंपोनेंट है, अपने दोस्त के साथ भी कंपोनेंट है, कम्युनिटी में कंपोनेंट है,
एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइप से कंपोनेंट हो सकता है। तुम अकेले पर्यावरण का घटक हो जब तुम अपने परिवार के साथ बैठे हो, तो एज ए फैमिली पर्यावरण का घटक हो। जब तुम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या दोस्तों के साथ स्कूल की क्लास में बैठे हो, तो तुम एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर्यावरण का घटक हो। अगर तुम मंदिर में दर्शन कर रहे हो और भक्तों की लाइन में लगे हो, जयकारे लगा रहे हो, तो उस समय तुम एक धार्मिक रूप से पर्यावरण का घटक बन जाते हो। तो हम किसी भी रूप से पर्यावरण का घटक हैं ही हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। अब हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक बहुत सुंदर चित्र देने के बाद हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्लियर कर तुम्हें दिखेगा। गिव 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट फ्रॉम योर होम एंड सराउंडिंग्स। अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के 3-3 उदाहरण दीजिए। अब देखो, तुम्हें ऊपर तो बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। हाँ, तुम इन उदाहरणों को भी यूज़ कर सकते हो, इनका भी प्रयोग कर सकते हो, बट जो चीज़ें हमें दी हुई हैं हमें उससे हट के कोशिश करनी होगी। तुम लोग कोशिश करना, हमें 3-3 ही तो एग्जाम्पल देने हैं, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे 3-3 एग्जाम्पल देने हैं। तो पहले तुम कोशिश करना कि खुद से एग्जाम्पल्स दो, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को सोच के उनके सिमिलर एग्जाम्पल्स दो। कहीं तुम सक्सेसफुल हो भी जाओगे और कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, एग्जाम्पल नहीं आ रहे, तो ऊपर से देख के लिख देना। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये देखो, हमें यहाँ पर एक और चार्ट दिया गया, एनसीईआरटी की बुक में है। सबको बुक्स मिल गई होंगी, एनसीईआरटी की बुक ज़रूर खोल के देखना, उसमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा वाइब्रेंट तुम्हें नज़र आएंगी। अब हमें यहाँ पर देखो, तुम इस चित्र को देखो, यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और ये बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के चारों तरफ एक गोला बना दिया गया है। अब हिंदी में भी बताता हूँ, हिंदी वाले कहीं जाना नहीं। धरती को तो नाम दिया है लिथोस्फीयर, पानी को नाम दिया हाइड्रोस्फीयर और हवा को नाम दिया है एटमॉस्फेयर। और ये जो गोला है ना, इसके अंदर एक ख़ास बात है, इसके अंदर धरती, पानी, हवा, ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। और जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। देखो भाई, हिंदी पे आ जाते हैं हम। अब ये देखो, यहाँ पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और ये क्या दिया गया है, जैवमंडल, बायोस्फीयर। देखो, जहाँ पर हवा, मिट्टी, पानी, ये 3 चीज़ मिलती है, सबसे ज़्यादा जीवन वहीं पे पैदा होता है भाई। यानी जीवन को फलने फूलने के लिए हवा, मिट्टी, पानी तीनों चाहिए। अब किसी को ज़मीन के अंदर दबा दो तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, खाली मिट्टी से बात नहीं बनती। किसी को पानी में डुबा दो तो भी जिंदा नहीं रह पाएगा, किसी को हवा में लटका दो तो बेचारा वैसे ही गया। तो यानी हमें जहाँ पर तीनों मिलती हैं, हम कहाँ रहते हैं, घर अपना ढूंढते हैं ना, कहाँ पे नदी किनारे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, वहाँ पे पानी भी है, हवा भी और मिट्टी भी है। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं वहीं पे पेड़ पौधे पैदा होते हैं और वहीं पे जीवन फलता और फूलता है, हमारी सारी ज़रूरतें वहीं पूरी होती हैं। देखो, अब यहाँ डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है, जंगल, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। अब देखो, लिथोस्फीयर में जो घास और फसलें पैदा होती हैं उनको हम डायरेक्ट खाते हैं, और जानवर जब उन घास और फसलों को खाते हैं तो जानवरों से हमें दूध भी मिलता है। और लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर से हमें क्या क्या मिलता है, देखो भाई, अब हिंदी में बात करते हैं तब डिटेल से बताऊंगा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। अब देखो, स्थल मंडल हमें बनाने के लिए, जहाँ ज़मीन होगी वहाँ हम घर बना के रह सकते हैं, वहाँ पे हम फसल उगाएंगे तो हमें खाने को मिल जाएगा। हमारे जानवर वहाँ पे खाना खाएंगे तो जानवरों से हमें दूध मिल जाएगा, और भी जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मांस मिलता है उनका, अंडे मिलते हैं उनके खाने के लिए, और जानवरों से हमें ऊन मिलती है। ठीक, फसलें उगती हैं तो फसलों से हमें कपड़े मिलते हैं। अच्छा, फसल का तुमने कोई कपड़ों का पेड़ नहीं देखा? कपड़ों का पेड़ नहीं होता बेटा, लेकिन जो फसल उगती है ना, फसल में कपास एक फसल होती है, कॉटन से ही हम बहुत सारे कपड़े बनाते हैं। फसल ही होती है कॉटन, उसका जो बर्ड होता है उसमें से रुई निकलती है, उस रुई से धागे बनाते हैं, धागे से कपड़े बनाते हैं। और स्थल मंडल से, लिथोस्फीयर से हमें खनिज भी मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं।
अब मिनरल क्या होते हैं भाई? हमारे आसपास जितनी भी मेटल्स हैं, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारे मिनरल्स हैं और इनके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और देखो, वन पैदा होते हैं स्थलमंडल पे, वनों से हमें क्या मिलती है? लकड़ी, फ्रूट्स। स्थलमंडल हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन की। तो द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, ocean, etc. It is essential for all living organisms. देखो भाई, पानी जहाँ पर होता है ना, पानी की जो निधि हमारे पास है, जितने जो पानी की एक वाटर बॉडी हमारे पास है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और ये जो वाटर बॉडी है हमें किस किस रूप में मिलती है हमारे आसपास? नदी के रूप में, झील के रूप में, समुद्र, महासागर, जलाशय, ये सब मिलके जलमंडल बनाते हैं। और जल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट्स अर्थ from the harmful rays and scorching heat of the sun. ठीक, अब यहाँ पर है ना बेटा, एक बात समझने लायक है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल एक ना पतली सी लेयर है जो धरती के चारों तरफ से। इमेजिन करो, तुम खड़े और कमरे में एक बॉल हवा में लटक रही है, कहीं हवा में स्थिर है। ऐसे ही तुम अगर बहुत दूर से देखोगे तो धरती तुम्हें ऐसी स्थिर नज़र आएगी। ठीक, ऐसी हवा में लटकती हुई, कोई सपोर्ट नहीं है धरती का। लेकिन धरती के चारों तरफ हवा का एक आवरण है। जैसे हमें सर्दी लगती है ना, जब सर्दी में हमें कंबल ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, और शॉल हम जहाँ जहाँ जाते हैं शॉल हमारे चारों तरफ चलती है, हमें चारों तरफ से शॉल ने ढका होता है। तो ऐसे ही जो एयर ब्लैंकेट है वो धरती के चारों तरफ, उसने धरती को ढका हुआ है। जैसे जैसे धरती मूव करती है, धरती घूमती है तो वो भी घूमता है। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो एयर ब्लैंकेट, हवा का कंबल भी धरती के साथ साथ चारों तरफ घूमता रहता है, वो धरती को कभी नहीं छोड़ता। धरती की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस कंबल को अपने चारों तरफ बांधे रखती है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या करता है? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से बचाता है, स्कॉर्चिंग हीट से और हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। और हिंदी में देखो, तुम्हें बताया था इसकी परिभाषा, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक, वायुमंडल धरती के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। क्यों चिपका हुआ रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वायुमंडल हमसे छिटक के दूर भाग जाएगा। ठीक, और हम क्या होगा फिर हमारा सबका? हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है जैवमंडल। जैवमंडल की देखो परिभाषा दी है। पादप, पादप यानी पौधे बेटा, पादप का मतलब पौधे। पादप तथा जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जिस क्षेत्र में हवा, मिट्टी, पानी तीनों होते हैं वहाँ पर पौधे पैदा होते हैं, जीव जंतु वहाँ रहते हैं, और उससे निर्माण होता है जैवमंडल का, जिंदा संसार का। देखो, हवा, मिट्टी, पानी अजैव है, तीनों संसाधन अजैव हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो वहाँ जीवन पैदा होता है। ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है बेटा, नैरो जोन है एक ये, जहाँ पर हवा, मिट्टी, पानी मिलते हैं। एक नैरो जोन है और वहीं पर जीवन की उत्पत्ति होती है। इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर make biosphere or living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interacts with each other to support life. अभी देखो यहाँ पर हमें पिक्चर में दिया गया ना, ये एक नैरो जोन है जहाँ पर देखो ये है हमारे पास, ये हमें जैवमंडल दिया गया है। ये हमारे पास जलमंडल है, ये हमारे पास स्थलमंडल है और ये हमारे पास वायुमंडल है। अब देखो, ये जो जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल मिलते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा जलमंडल हो गया, ये हमारा स्थलमंडल हो गया और ये हमारा वायुमंडल हो गया। तो जहाँ तीनों मिलेंगे वो हमारा जैवमंडल कहलाएगा। ठीक, अब हमें इसके एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया है जो तुम सब लोगों को करना है। मैच द फॉलोइंग है।
अभी मैच द फॉलोइंग तो भाई थोड़ा अपना दिमाग लगा के खुद करना है, सारी चीज़ें नहीं। सारी डेफिनेशंस ऊपर दी हुई हैं, तुम वर्कशीट को ठीक से पढ़ना है, समझना है और इन दोनों क्वेश्चंस को करके मुझे सुंदर सुंदर लिखना है। रजिस्टर में A4 साइज़ का रजिस्टर बनाना है बेटा, तुमने बना लिया होगा। उस पर वर्कशीट का नंबर डालना है। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी है ऊपर। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है तुम्हें ऊपर लिखनी है। क्या, अपनी क्लास लिख देना, अपना विद्यार्थी का नाम, वर्कशीट नंबर, तुम्हें तारीख उस पर डालनी है और तब मुझे तुमने इसकी सुंदर सी फ़ोटो खींच के अपने पेरेंट्स की हेल्प से मुझे इसकी सुंदर सी फ़ोटो तुम लोग भेज दोगे, ताकि मैं तुम्हारी वर्कशीट को चेक करूं और तुम्हारे मार्क्स लगा दूं। सभी बच्चों का अपना ध्यान रखना है। कोविड के टाइम में घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, खूब सारा पानी पीना है, खूब अच्छे से खाना खाना है, गर्मी से बच के रहना है और अपना और अपने पेरेंट्स का खूब ख्याल रखना है। और एक विशेष बात बेटा, हमेशा अपने पेरेंट्स का सम्मान करना है। तुम्हारे माता पिता जो भी बातें तुम्हें कहते हैं वो माननी है। और तुम्हें जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम उनसे पूछो कि मुझे समस्या आ रही है, मैं इसका क्या समाधान निकालूं। लेकिन पेरेंट्स से कभी भी बहस नहीं करनी है, पेरेंट्स से कभी भी उल्टा नहीं बोलना है। पेरेंट्स को खूब सम्मान देना है, खूब उन्हें खुश रखना है। जब भी तुम पेरेंट्स के सामने जाओ तो तुम्हें देखकर पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। अपने पेरेंट्स को खूब खुशी तो देखना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार ऑलरेडी करते हैं, फिर वो तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। और इस वर्कशीट को समझने में, कुछ पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत आए बेटा, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब हमारी वर्कशीट आती है तो वो वीक के शुरू में मिल जाती है। वीडियो को देखने से पहले वर्कशीट को पढ़ना है और फिर वीडियो को देखना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और देखने के बाद तुरंत ही सुंदर सुंदर काम करके मुझे सेंड कर देना। मैं तुम्हारे काम का वेट करूँगा। थैंक यू बेटा।